अ, पंत जी पर बात करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए थे शब्द और अर्थ की सत्ता पर और अलंकार पर बातचीत कर रहे थे। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप वेस्टर्न पोएटिक्स भी पलटे तो उसमें लॉन्जाइनस ने लगभग वही बात की है। होरेस ने भी, तमाम काव्य शास्त्रियों ने ये बातचीत की है। अगर भारतीय काव्यशास्त्र को ही उठा करके देखें तो भामा ने जब पहली बार ये कहा था कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, तो ये जाहिर सी बात है कि कॉन्सेप्ट वही था कि शब्द और अर्थ की समन्विति होनी चाहिए। यही बात कालिदास ने जो है वाकर्थो संपृक्तो जब लिखा श्लोक, तो उसका मतलब ही था कि वाक और अर्थ की जो संपृक्ति है वो चाहिए। यही बात तुलसी ने जब ये कहा कि वर्णानाम अर्थ संघानाम, वर्ण और अर्थ का ये जो संघान है ये होना चाहिए। यही बात आगे चल करके 19वीं शताब्दी के बड़े शायर गालिब ने कही कि उस शेर ठीक से याद पता नहीं आ रहा है कि नहीं, लेकिन कुछ यूँ है कि दहर वफ़ा वज़ है तसल्ली न हुआ है, ये वो लफ्ज़ जो शर्मिंदाए मानी न हुआ। तो ये वो लफ्ज़ है जो मानी से शर्मिंदा नहीं होता, यानी कि मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल है। तो पूरी की पूरी परंपरा शब्द और अर्थ पर विचार करती रही है। पंत इसी बात को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि भाव और भाषा दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। अब उसी पर विचार करते हुए ये भी कहते हैं कि कविता में शब्द तथा अर्थ की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, वे दोनों भाव की अभिव्यक्ति में डूब जाते हैं। और कविता क्या करती है कि जो एक पर्सनल आइडेंटिटी है शब्द की और कहा कि उसके अर्थ की, उन दोनों को ख़त्म कर देती है। जब वो कविता में आती है तब उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब आप व्याकरण पढ़ते हैं शब्द रचना के बारे में, या आप जो है पद पढ़ते हैं व्याकरण में ही, तो आप ये पढ़ते हैं कि शब्द तब तक शब्द होते हैं जब तक किसी वाक्य के विन्यास में आते नहीं। जैसे ही किसी वाक्य विन्यास में आ गए तो फिर वो शब्द नहीं पद कहलाते हैं। जैसे कि आप जैसे ही इस गेट से बाहर जाएंगे आप XYZ हैं होंगे, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त इस गेट के अंदर और अभी चल रही कक्षा में आपकी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी है कि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। अपने शिक्षक से मना कर दीजिए, ठीक है? हैं? तो क्या कर रहे थे जब नहीं चला तो? अच्छा, तब ठीक है। तो कहा कि एक ही आइडेंटिटी है और वो है कि आप स्टूडेंट हैं, XYZ कुछ नहीं है। आप इस घेरे में आते ही आप विद्यार्थी हो गए हैं। उसी तरह से पंत ये बात कहते हैं कि जब कविता में शब्द आ जाते हैं तो एक तो शब्द की सत्ता और दूसरी उस शब्द की कोई ना कोई अर्थ होगी, लेकिन वो दोनों अपने को विलीन करके एक नई सत्ता डेवलप करते हैं। सत्ता शब्द ठीक नहीं है, पर एक नई दुनिया रचते हैं या अर्थ वैभव का एक नया संसार रचते हैं। उसके बाद वो विचार करते हैं और वही परिभाषा देते हैं जिसे कविता की परिभाषा कहा गया बाद में। और पंत ने इसी भूमिका में कहा कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, हमारे जीवन का पूर्ण रूप, हमारे अंतरतम प्रदेश का सूक्ष्माकाश ही संगीतमय है। अपने उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन छंद ही में बहने लगता, उसमें एक प्रकार की संपूर्णता, स्वरैक्य तथा संयम आ जाता। और ये पूरा कहते हैं कि परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अब कहा कि अब ये कुछ इसी तरह से था कि कविता में क्या करते हैं, जीवन की अभिव्यक्ति। याद रखिए कि जब परिपूर्ण क्षणों की वाणी कहा तो थोड़ा सा बदल भी दिया या रोमांटिसिज्म के नज़दीक भी ले गए या नया भी किया, क्योंकि इस समय तक गद्य का पर्याप्त विकास हो चुका था। भारत में तो कम, लेकिन वेस्ट में तो ज़्यादा हो चुका था, यूरोपियन लिटरेचर में। और उपन्यास ने बहुत सी जगहें घेर ली थी और ये माना जाने लगा था, और ये भी कहा जाता था पहले रीतिकाल और इन कविताओं को लेकर, भाई कविता में विचार मत खोजो। विचार खोजना आज भी कहा जाता है कि अगर आप विचार खोजने
कविता में जाते हैं, थॉट्स की तलाश करने जाते हैं, तो हो सकता है कि कई दफ़ा आपको जो है घाटा उठाना पड़े। घाटा इसलिए उठाना पड़े कि कविता उस तरह से वैचारिकी नहीं रखती या विचार का उसमें गुम्फन नहीं होता जैसा कि गद्य में होता है। इसलिए कहा कि एक सामान्य सी परिभाषा कविता की ये भी बनी, चलते चलते कह देते हैं लोग कि जो है आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई गद्य और पद्य में अंतर क्या है, तो आप कहेंगे कि गद्य में विचार होते हैं और पद्य में भाव होते हैं। ऐसा सुना भी होगा। तो ये जो चीज़ थी इसको भी वो तोड़ रही थी। छायावाद की कविता क्या है कि केवल भाव को नहीं ला रही थी, भाव जो आ रहे थे उस भाव में जीवन आ रहा था, एक एक क्षण जो है जज्ब हो रहा था उसमें। ये उसके बाद पंत जो है संस्कृत की संगीत की तरफ जाते हैं और एक वाक्य कहते हैं कि संस्कृत का संगीत जिस तरह हिल्लोलाकार मालो उपमा में प्रवाहित होता है उस तरह हिंदी का नहीं है, अलग है। ये हुआ कविता को अलगाना। फिर आगे चल करके उसके अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि हिंदी का संगीत केवल मात्रिक छंदों ही में अपना स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की संपूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पंत कविता के पूरे स्ट्रक्चर को पीछे ले जा रहे हैं, पंत कविता के स्ट्रक्चर को आगे ला रहे हैं। याद रखिए, कहते हुए बहुत ही सतर्कता के साथ कहते हैं कि हिंदी कविता मात्रिक छंदों में ही अपना विकास करेगी, और जैसे ही मात्रिक छंद कहते हैं बंद करो ठीक से उसको, जैसे ही मात्रिक छंद कहते हैं वैसे ही वार्णिक छंद की जो परंपरा है उससे अपने को बाहर ले आते हैं। क्योंकि वार्णिक छंद और मात्रिक छंद में जो बड़ा अंतर है वो ये है कि मात्रिक छंद वार्णिक छंद से थोड़ा ज़्यादा स्पेस देता है, क्योंकि मात्राएं बराबर हो गई तो बात खत्म। फिर लघु का, गुरु का, तगन का, रगन का, सगन का, जगन का, मगन का, मुफाइलून का, मुस्तफ़ाइलून का, फेलून का, फाउलून का, इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि अगर आप छंद शास्त्र से वाकिफ़ हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या ठीक होंगे, थोड़ा बहुत कहीं उर्दू पढ़े तो जान जाएंगे। तो कहा कि होता क्या है कि गुरु है तो गुरु ही आएगा। अगर कोई शब्द बना कि शबनम, तो अब शबनम अगर है तो क्या है, उसी तरह से शबनम गुरु गुरु वैसा ही आएगा। अगर मान लीजिए कोई शब्द बना कोयल, तो गुरु को लघु लघु ऐसे आएगा। तो पता चला कि एक पंक्ति एक चरण आपने जो ले ली वैसे ही बनेगा। या वर्णिक छंद के जो उदाहरण ले लीजिए, बहुत सारे संस्कृत में आते थे छंद, व्याकरण में पढ़े वो हरिगीत का और ये और अनुष्टुप और पता नहीं क्या 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 क्या। तो थोड़ा सा अलग आते हैं और कहते कि नहीं, उस शैली में नहीं, इस शैली में कि मात्राओं के आधार पर अगर हिंदी कविता चलेगी, उस छंद को फॉलो करेगी तो ठीक होगा। वो यही कहते हैं कि स्वाभाविक विकास जो है उसका इसी में होगा, और न केवल स्वाभाविक विकास बल्कि स्वास्थ्य की संपूर्णता भी वो इसी में हासिल करेगा। अब मात्राओं को क्यों नहीं काटते? इसलिए नहीं काटते कि वो जानते हैं कि अगर मात्राएं छोड़ देंगे तो जो सबसे बड़ा आघात लगेगा वो लगेगा रिदम पे, रिदम टूट जाएगी। और जब रिदम टूट जाएगी तो फिर जो अपने को जो एक्सप्रेस किया जाना है, ऑडियंस तक पहुँचे जाने का जो विधि विधान है वो भंग हो जाएगा। ये भी मत भूलिए कि परतंत्रता का समय था, और ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि जो कविताएं लोक में ज़्यादा व्याप्त हैं उन सबके पीछे उनका छंद बहुत मायने रखता है, रिदम बहुत मायने रखता है। भक्ति काल की कविता की ताकत ही है उसका पूरा का पूरा वो लय, उसका विधान। उसी तरह से बाद की कविता की ताकत भी वही है, रीतिकाल की कविता की भी ताकत वही है। बस ये है कि रीतिकाल की कविता में चमत्कार इतना ज़्यादा है कि वो एक जिसे कहते हैं कि ऑडियंस अपीलिंग नहीं है वो। फिर उसके बाद एक पैरा लिखते हैं और लिखते हैं कि बंगला पर विचार करते हैं, क्योंकि ये विचार ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि अभी शुक्ल जी ने लिखा नहीं है, लेकिन एक चर्चा आई थी कि जो बंगला नवजागरण है, एक दूसरा कहा कि जो बंगला की जो कविता है जो कि ठीक ठीक रोमांटिसिज्म की तरह की है, उसका प्रभाव शायद आ रहा है। तो पंत लिखते हैं एक पैरा में कि बंगला के छंद भी हिंदी कविता के लिए सम्यक वाहन नहीं हो सकते। बंगला भाषा का संगीत आलाप प्रधान होने से अनियंत्रित सा है, क्योंकि बंगला में संगीत जो है आलाप प्रधान है, आलापों की व्यवस्था है, और आलापों की व्यवस्था होने से वो क्या है
थोड़ा अनियंत्रित है। उसकी धारा पहाड़ी नदी की तरह होठों के तटों से टकराती, ऋजु कुंचित चक्कर काटती, मंद क्षिप्र गति बदलती, स्वरपात के रोड़ों का आघात पाकर फेनाकार शब्द करती, आदि आदि लिखते चले जाते। तो कहते उससे भी मैच नहीं कर सकते। फिर आते हैं कि ब्रज भाषा के अलंकृत काल में सवैया और कवित का ही बोलबाला रहा, क्योंकि सवैया और कवित खूब लिखे गए ब्रज भाषा में। दोहा चौपाइयाँ भी लिखी गई, लेकिन जो ट्रेंड सवैया और कवितों का रहा और जो लोकप्रियता उसे मिली वो किसी को नहीं मिली। गाने में लोकप्रियता उसे बहुत मिली। इसलिए याद करिए कि निराला जब हिंदी कविता पर बात करते हैं तो अपने निबंध में लिखते हैं कि कवित हिंदी का जातीय छंद है, ये स्टेटमेंट देते हैं। और वो जो जातीय छंद की परंपरा जिसे कहते हैं वो इसलिए नहीं है कि उसका इस्तेमाल भूषण कर रहे थे, वो इसलिए भी है कि उसकी पहुंच ज़्यादा थी, उसकी रेंज ज़्यादा थी। रसखान की कविता, घनानंद की कविता, भूषण की कविता, सेनापति की कविता, पद्माकर की कविता, मतीराम की कविता, ये कविताएं जो उस दौर की हैं वो बहुत व्याप्त थी। खैर, इस पर विचार करते हैं, तुलसी की चर्चा करते हैं और एक पैरा में आचार्य केशव को भी ले आते हैं। कैसे बात नहीं करते केशव को की बात किए बगैर। देखिए, शत्रु अगर दमदार हो ना तो भी उसका नाम लेना पड़ता है, बिना उसके नाम लिए जो है आपका गुजारा होगा नहीं। इसलिए वो राहत साहब ने कहा ना कि जो है हाथ में खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा मुझे दुश्मन खानदानी चाहिए। तो ये जो वो वाला भाव है। केशव की चर्चा किए बिना काम पूरा होना नहीं है। और केशव तो इवेलुएट किए ही नहीं गए। आप तो पढ़ के आए होंगे केशव, पर मेरा जो परसेप्शन है या इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल अलग है। मैं केशव को पूरे भक्ति काल का या रीतिकाल का अल्टीमेट पोएट मानता हूँ। और इसलिए नहीं कि वो कठिन कवि है, नहीं, वो कठिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से उनको दिखाया गया। बहुत कुछ केशव के पास है। बहरहाल इसको यही छोड़ते हैं। पंत क्या कहते हैं ये देखते हैं। पंत कहते हैं, और विशेषण देखिए, विशेषण से ही पता चल जाता है कि उसको क्या कहते हैं आप लोग की रोजमर्रा की भाषा में, कि भिगा के मारना। तो एक विशेषण लाते हैं, पिंगलाचार्य, पिंगल के आचार्य, और पिंगल मतलब छंद। पिंगलाचार्य केशव दास जी अपनी रामचंद्रिका को जिन जिन डेवड़ियों तथा सुरंगों से ले गए हैं उनमें अधिकांश उसे अपरिचित सी जान पड़ती है। जिनके रहस्यों से वे पूर्णतः अभिज्ञ न थे, ऐसा जान पड़ता है उन्होंने बलपूर्वक शब्दों की भीड़ को ठेल छंदों के कंधे पिचकाकर अपनी कविता की पालकी को आगे बढ़ाया है। पल्लव की भूमिका इसलिए भी शानदार है कि आपको ये जो भाषा शैली है ना पंत की, ये मिलेगी नहीं फिर। पूरा एकदम जैसे पंत की कोई तस्वीर देखिए वैसे नहीं दिखेगी, लेकिन इसमें जितना वो अट्ठास कर सकते हैं, जितनी चुटकी ले सकते हैं, सारा ले लिया है उन्होंने। ये बहुत ही अलग किस्म का वाक्य विन्यास है। फिर कहते हैं कि नौसिखिए साइकिलिस्ट की तरह, साइकिलिस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अच्छा हुआ कि साइकोलॉजिस्ट नहीं करते, साइकिलिस्ट की तरह, जिसे साइकिल पर चढ़ने का अधिक शौक होता है। याद करिए अपने दिन, उनके छंदों के पहिए बैलेंस ठीक न रहने के कारण डगमगाते, आवश्यकता से अधिक हिलते डुलते हुए पाए जाते हैं। जब आप नई नई साइकिल सीख रही होंगी, जब आप मोटरसाइकिल सीख रही होंगी, या इवन कि कार ही क्यों ना सीख रहे हों, तो आपको पता चलेगा कि जब नए सीखे तो बैलेंस गड़बड़ाता है। साइकिल पे भी, मोटरसाइकिल पे और कार भी जो है वो स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेता है। पता चलेगा कि वो जो रोड की जो वो उसकी पकड़ होती है वो ठीक से बैठ नहीं पाती। तो ये कहते हैं केशव के बारे में, और और फिर सवैया वगैरह के बारे में। खैर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वो आगे चल कर के छंदों पर बात करते हैं, नायक नायिका पे बात करते हैं, संगीत पर बहुत बल देते हैं, और फिर लिखते हैं कि अब कुछ बातें तुक की होनी चाहिए। यानी कि
इसी भूमिका में फिर अपने को ही एक्सटेंड करते हैं, अपनी कही गई बात को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अभी पीछे कहा कि मात्रिक छंद चलेगा, चलेबुल है, लेकिन फिर कुछ विचार करने के बाद कहा कि तुक भी चलेगा। और तुक भी चलेगा मतलब कि छंद पूरे हो या अधूरे हो, इससे कोई, मात्राएं पूरी हो या अधूरी हो, इससे बहुत लेना देना नहीं है। इसलिए याद करिए कि फिल्मों के गीत अब पिछले कुछ 20-30 बरस से, उसके पहले नहीं, जिसमें कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, पुराना जो दौर था साहिर साहब का या हसरत साहब का या सुल्तानपुरी और इन लोगों का, अगर जो पुख्ता शायर हुआ करते थे उनको छोड़ दीजिए, तो बाद में जो गीतकार आए उन लोगों ने क्या है, बल्कि मात्राओं की गणनाओं को भी छोड़ दिया और केवल तुक को पकड़ा। और अब जो ये सारा का सारा वो जो क्या बोलते हैं उसको, रैपर हैं, सही शब्द है, वो लोग क्या करते हैं, वो मात्रा थोड़ी गिनते हैं, मात्रा की कभी किताब पलट के देखी ही नहीं, समझे में नहीं है, वो तो बस तुक मिलाते हैं। मैं वहाँ जाता तो ये खाता तो ये आता तो फिर ऐसे ऐसे करके तुक मिलाते हैं। तो इस तरह से जो तुक मिलाने की प्रक्रिया है, इस पर पंत आ जाते हैं अपने इस भूमिका में और कहते हैं, तुक एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट देते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ आकर के कहते हैं कि तुक राग का हृदय है, जहाँ उसके प्राणों का स्पंदन विशेष रूप से सुनाई पड़ता है। अनुभव थोड़ा सा उधर कर लो कुछ। तुक जो है राग का क्या है, हृदय है, और वो जो स्पंदन है उसको सुनाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्पंदन सुनाई पड़ता है, ये कहा। उसके बाद फिर वो अगले पैराग्राफ में, लेकिन जगह के लिए जहाँ जहाँ दो दो लड़कियाँ बैठी है वहाँ वहाँ बैठ जाओ, एक कुर्सी इधर भी है, एक कुर्सी ये ले जाओ, मोबाइल लेना मत फिर, मिल गई तब ठीक है। हाँ, तो ये कहते हैं, उसके बाद का पैराग्राफ कहते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में भी प्रायः एक प्रकार का तुक मिलता है कि उसे संयमित तथा सीमाबद्ध रखता, जिसकी ओर दिन की छोटी छोटी कार्यकारिणियाँ। वेस्टर्न पॉलिटिक्स पढ़ते हुए हमने इमेजिनेशन पढ़ा था, और मैंने आपको कहा था कि प्राइमरी इमेजिनेशन क्या करती है, हर व्यक्ति के पास होती है। आप जो यहाँ बैठे हैं, अभी के बाद जहाँ जाएंगे, जो कुछ खाएंगे, जो कुछ करेंगे रात तक या फिर बरसों बरस तक, वो सब पहले ही आपने, मतलब आपकी कल्पना शक्ति पे ही निर्भर है। अगर कल्पना ना हो तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा, जस का तस खड़ा रह जाएगा। हम सोचते हैं, इमेजेस आती है, दिमाग कहता है चलना है, तब हम चलते हैं। दिमाग न कहे, जब कोई बात ही ना मन में आए ही ना कि चलना है, तो कदम जहाँ रहेंगे वहीं पड़े रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि कॉमा में चले जाना। क्या होता है कॉमा में चले जाना? शरीर तो है ही है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, वो जो ऑर्डर है, वो जो इमेजिनेशन है, वो काम करना बंद कर देगा। तो वही पंत जी कहते हैं कि रोज़मर्रा में भी हमारे एक राग होता है। अब इस राग को कैसे देखिएगा, आपके पहनने का, ओढ़ने का, चलने का, बोलने का, खाने का, पीने का, हंसने का, गाने का, बताइए राग है कि नहीं? सबका अपना अपना ऑन इट्स स्टाइल है, सबकी अपनी अपनी। उसके अलावा कुछ रुचिता नहीं है, उसके अलावा कुछ पसंद नहीं है। वो ठीक करेक्शन ऑफ टेस्ट यहाँ नहीं चलेगा कि हम उसी तरह से रहना, बैठना, उठना पसंद करते हैं। जो आकर के क्लास में हमेशा पीछे बैठने के आदी हैं शुरुआत से, उनको एक दिन आगे बैठा दीजिए, उस दिन उनकी पूरी मति भ्रष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो समझते पीछे से रहे हैं, आगे से कैसे समझेंगे? यहाँ पर बैठा देंगे तो फिर उनको दिमाग में यही लगेगा कि वो जो नज़र इधर उधर करना है, वो जो खुराफात करना है, जो एक ऑडियंस होती है कि हमेशा पीछे बैठती है। इसलिए पीछे बैठती है कि उसको जो है वक्ताओं पर टिप्पणी करने का, छीटाकसी करने का, केहुनी मारने का, चीट पास करने का या कनक की तरह चॉकलेट पास करने का, कामयाबी नहीं आई है, ये अवसर मिल जाता है। तो इसका भी अपना आस्वादन है। लेकिन उसको अगर बहुत सभ्य ऑडियंस की तरह बैठना पड़े किसी दिन,
तो वो क्लास नहीं होगी, वो यातना होगी। तो राग जीवन में भी है, पंत ये कहते हैं। उसके बाद पंत कहते हैं कि हिंदी के प्रचलित छंदों पर बातचीत करते हैं, रोला और रूपमाला राधिका छंद की चर्चा करते हैं, हिंदी के मुक्तक काव्य पर भी विचार करते हैं और कहते हैं कि उच्छ्वास जो कि 1921 में आई थी उसमें भी वो जो उन्होंने किया था, इसलिए मैं इस पर बातचीत नहीं करूँगा। बातचीत करूँगा वो उदाहरण देते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर और निराला की कविता का, और उदाहरण से बताते हैं कि जो बंगला का जो छंद है उसमें क्या है, अक्षर जो है वो मात्रिक राग पर आधारित होते हैं, हिंदी के ह्रस्व दीर्घ मात्रिक संगीत पर चलते हैं, तो इसलिए दोनों को पढ़ने का तरीका अलग होगा। वो कहते हैं कि बंगला की कुछ लाइनें लीजिए, टैगोर की है, हे सम्राट कवि এই তব হৃদয়ের ছবি, এই তব ন মেঘদূত अपूर्व अद्भुत छौंदे गाने। इसको विजय जी अच्छा पढ़ेंगे, मैं तो बस नकल कर रहा हूँ। उठी आछे অলখের পনে যেথা তো বিরোহিণী প্রিয়া, রেছে মিশিয়া প্রভাতের অরুণ আভাসে, কালান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে, পূর্ণিমায় দেহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে, ভাষার অতীত তীরে কাঙ্গল নয়ন जेथा द्वार हते आशे फिरे फिरे। किसी का बैकग्राउंड बंगाल से है, बंगला आती है किसी को? बहुत क्या कहते हैं, एक हरी एक रंगी क्लास है, ये विविधता नहीं है इसमें। तो कहते हैं कि इन्हें पहले आप बंगला उच्चारण के साथ पढ़िए, फिर हिंदी उच्चारण के साथ पढ़िए। अगर आप बंगला के साथ पढ़ेंगे इसे तो आप कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैंने पढ़ा कि हे सम्राट कवि এই তব হৃদয়ের ছবি, এই তব ন মেঘদূত अपूर्व अद्भुत छंदे गाने। लेकिन हिंदी की तरह पढ़ेंगे तो क्या, हे सम्राट कवि यही है तुम्हारे हृदय की छवि, यही है नौ नौ मेघदूत, यही है अपूर्व अद्भुत, यही है छंदों का गान, आदि आदि। तो कहते हैं कि नहीं, इसके लिए हिंदी की कविता निराला की लीजिए, और लेते हैं। मैं इसको बहुत शॉर्ट कर सकता था, लेकिन आपको कैसे पढ़ना चाहिए टेक्स्ट को और उसे समझना कैसे चाहिए, इसके लिए मैं ये रख रहा हूँ। वो कहते हैं कि निराला के दो छंद देखिए, देख यह कपोत कंठ बाहुबल्ली कर सरोज, उन्नत उरोज पीन क्षीण कटी नितम भार चरण सुकुमार गति मंद 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 गति मंद मंद मंद, छूट जाता धैर्य ऋषि मुनियों का, देवो ओ भोगियों तो की बात ही निराली है। मतलब अगर आप इसको छंद में पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे। अगर आप मॉडर्न पोइट्री की तरह पढ़ेंगे कि सपोज डेट आप रिसाइट कर रहे हैं मॉडर्न पोइट्री, देख यह कपूत कंठ बाहुबल्ली कर सरोज, उन्नत उरोज पीन क्षीण कटी नितम भार चरण सुकुमार गति मंद मंद, छूट जाता धैर्य ऋषि मुनियों का, देवो भोगियों की तो बात ही निराली। ऐसे पढ़ेंगे। और दूसरा देते हैं अधिवास का। अधिवास आप में से ज़्यादातर लोगों ने मुझसे ही पढ़ी होगी। कहा कि कहाँ 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 मेरा अधिवास कहाँ, क्या कहा, रुकती है गति जहाँ, कहाँ मेरा अधिवास कहाँ, भला इस गति का शेष संभव है क्या, करुण स्वर का जब तक मुझ में रहता है आवेश, मैं शैली अपनाई, देखा दुखी एक निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, झट उमड़ वेदना। तो ये दोनों का उदाहरण दे करके वो बताते हैं। उसके बाद पंत कहते हैं कि खड़ी बोली की कविता में क्रियाओं और विशेषतः संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग कुशलतापूर्वक करना चाहिए, नहीं तो कविता का स्वर मीन्स एक्सप्रेशन शिथिल पड़ जाता है।
वो एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं कि खड़ी बोली की कविता अगर आप रच रहे हैं तो क्रियाएं और ख़ास तौर से संयुक्त क्रियाएं, इनका इस्तेमाल बहुत कुशल तरीके से करिए, नहीं तो जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यंजना है, वो उससे क्या होगी, प्रभावित होगी। और वो ये भी कहते हैं कि खड़ी बोली में यह दोष सबसे ज़्यादा है को तो जहाँ तक हो सके निकाल ही देना चाहिए, इसका प्रयोग प्रायः व्यर्थ ही होता है। इसलिए कविता में आप देखेंगे कि जाता तक ही खत्म हो जाता है वह ये सब आता ही नहीं है, वो अनावश्यक भार की तरह मालूम पड़ता है, या फिर वो लगता है कि जैसे कि भर्ती का शब्द हो वो कविता में जिसे लाया गया हो, तो उस पर वो विचार करते हैं। फिर कहते हैं कि सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि हिंदी में अभी समस्या पूर्ति का स्वांग जारी है। समस्या पूर्ति का स्वांग, इसको स्वांग कहते हैं, और स्वांग आप जानते ही हैं ना, स्वैग नहीं, स्वांग को स्वैग से मत अर्थ ले लीजिएगा, है वो नाटक भी कहेंगे तो थोड़ा सभ्य लगने लगेगा, नौटंकी टाइप कुछ। तो कहा कि समस्या पूर्ति में क्या होता था, एक चरण दे दिया कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। अब कहा कि इस पर कविता बनाइए, तो आप बना रहे, अभी भी उर्दू में चलता है, एक मिसरा देते थे और फिर उस पर जो है मिसरा उला के तर्ज पे सानी बनाइए, फिर पूरी गज़ल कहिए, या उस्तादों का कोई एक मिसरा उठा के दे दिया कि जान है तो जहान है प्यारे, मीर साहब का मिसरा दे दिया, आप बनाइए कविता। या कह दिया कि देखो साहब बहुत उमस है, गर्मी बहुत पड़ रही है, इस पर कविता सुनाइए कोई तुरंत। रीतिकाल में तो बहुत हुआ है, हिंदी इतिहास में समस्या पूर्ति वाले कवियों की और आंसू कवियों की भी चर्चा है। तो कहा कि ये सब कुछ नहीं होगा, जो लोग कव्य किम न जलपंती कागा किम न भक्षंती, सही पढ़े, के समर्थक और कवियों को कौओं के समकक्ष बैठाने तथा कविता को केवल काले काले अक्षरों की अंधेरी उड़ान समझने वाले हैं, उनकी बात दूसरी है, क्योंकि कविता काले काले कौओं की अंधेरी उड़ान नहीं है, कौओं की क्या है, वो आवाज़ नहीं है, ये कहते हैं और इस पर विचार करते हैं। उसके बाद एक और पैरा लिखते हैं और बहुत छोटा सा वाक्य लिखते हैं कि हिंदी में सत समालोचना का बड़ा अभाव है। सत समालोचना, समालोचना पर्याप्त नहीं लगी पंत को, तो पंत ने समालोचना में भी एक शब्द जोड़ दिया, सत समालोचना। आलोचना हो, और आलोचना भी क्या है, विवेकपूर्ण हो, पक्षपाती ना हो, रिश्तों से प्रभावित ना हो, परिचय से प्रभावित ना हो, जिसमें हम निष्पक्ष अपनी कोई टिप्पणी कर सके, ऐसी आलोचना का क्या है हिंदी में वो कहते हैं कि अभाव है। इसीलिए वो कहते हैं उसके बाद कि रसगंगाधर, काव्यादर्श आदि की वीणा के तार पुराने हो गए। जो भारतीय काव्यशास्त्र है या जो संस्कृत का काव्यशास्त्र है, अब उनके पैमाने पर नई कविता को तौला नहीं जा सकता। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही नई कहानी आती है तो कहानी और उपन्यास के सारे तत्व बेकार हो जाते हैं। कहाँ मिलेंगे आपको पाठ, कहीं कहीं तो संवाद ही नहीं मिलेगा, नैरेटर ही पूरी की पूरी बात कह गया, पूरी की पूरी कहानी कह गया, पूरा का पूरा उपन्यास जैसे कि ख़त्म हो गया। अब कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे नायक नायिका, ये समस्या आती है ना नई कहानी और के बाद। और कविता में जो ढूंढते थे, अभी भी बच्चे आधुनिक कविता लिखते हैं और पता चला एग्जाम में व्याख्या करके आते हैं, जहाँ छंद नहीं है वहाँ छंदों मार देते हैं, जहाँ अलंकार जो नहीं होना चाहिए वो लिख देते हैं। और ये अद्भुत अद्भुत शब्द और अलंकार का लिखते हैं विशेष में, कि लग जाता है कि बच्चे ने समझा है कि छंद के तो अब जो है विश्वनाथ इन लोगों के बाद हम ही हैं, हमारे गुरु जी क्या ही हैं। तो क्योंकि जो मूर्खता होती है ना, उसमें अगाध विश्वास होता है। इस संसार में अगर सबसे ज़्यादा जो विश्वासी जन होते हैं वो मूर्ख जन होते हैं और अज्ञानी जन होते हैं। ज्ञान जैसे जैसे आने लगता है शंका बढ़ने लगती है, या जब आप समझदार हो जाते हैं तो आप किसी बात को कहते हुए 100 बार सोचते हैं और कतराते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस के लेवल अलग अलग है। बहरहाल ये यहाँ पर क्यों आया, छोड़ दीजिए। तो अभाव है, तो वो कहते हैं कि इसे भी अब बदलना चाहिए।
मतलब अंतिम बात आलोचना पर करते हैं, और आलोचना पर करते हुए इस पैराग्राफ में देखिए कैसे चुटकी लेते हैं, अपने कंटेम्प्रेरी टाइम को कैसे समेटते हैं। कहते हैं, आधुनिक विकसित तथा परिष्कृत स्वरों में न अनुवादित हो जाए तब तक हिंदी में सत साहित्य की सृष्टि भी नहीं हो सकती। आधुनिक और विकसित परिष्कृत स्वर न हो जाए तब तक अच्छा साहित्य नहीं आएगा। बड़े हर्ष की बात है कि अब हिंदी यूनिवर्सिटी की चिर व्यंजित उच्चतम कक्षाओं में भी प्रवेश पा गई है, और इसे वो एक खुशी की तरह देखते हैं, क्योंकि 2 विश्वविद्यालय पंत के आंखों के सामने हिंदी को कोर्स में लेकर के आते हैं। 2 क्या बल्कि 3 ही हो जाते हैं। लखनऊ था, और लखनऊ के काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, और फिर आपका ये जो है 24 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुला, पंत यहीं रह रहे थे मेओर रोड पर, और 26 में ये भूमिका लिख रहे थे। तो उनको ये अच्छा लगा कि अब यूनिवर्सिटियों में जो जगह मिल गई है हिंदी को, तो एक तरह से जो है डिबेट और डिस्कशन के केंद्र में जब भाषा आएगी, लिटरेचर आएगा, तो शायद कुछ बेहतर निकल कर के सामने आ पाएगा। वो ये संभावना रखते हैं, और कहते हैं कि वहाँ उसे अपनी बहन अंग्रेजी के साथ वार्तालाप तथा हेल मेल बढ़ाने का अवसर तो मिलेगा ही, उसमें घनिष्ठता भी स्थापित हो जाएगी। और अंग्रेजी को बहन कहते हैं इसी में। अब किसी अगर पल्लव टेक्स्ट में लगा हो तो सीधे सीधे एक वाक्य पूछेगा कि किस हिंदी के छायावादी कवि ने अंग्रेजी को हिंदी का बहन कह करके संबोधित किया, तो आप कहेंगे आउट ऑफ द सिलेबस। तो कहा कि वो इसलिए कहा क्योंकि अंग्रेजी के साथ हिंदी का हेलमेल बढ़ेगा। धीरेन्द्र वर्मा अंग्रेजी में, शुरुआती कक्षाएं यहाँ हिंदी की अंग्रेजी में ही चलती थी, अंग्रेजी में ही कई किताबें लिखी गई। पुरानी किताबें उठा करके देखिए तो वो अंग्रेजी में थी। हिंदी का शुरुआती रिसर्च पीतम्बर दत्त बर्थवाल का जो पहला रिसर्च है वो अंग्रेजी में है, निर्गुण स्कूल्स पे। तो पहले शोध ग्रंथ भी अंग्रेजी में लिखे जाते थे, डिजर्टेशन भी अंग्रेजी में होता था, और ये तमाम तरह की चीज़ें, जैसे कि अभी भी कई जगह टाइटल्स वगैरह को लेकर के है। कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत में आप पीएचडी करते हैं और वो अंग्रेजी में थीसिस आपकी तैयार होती है, उर्दू में फ़ारसी में जो है तैयार होती है, तो उसके कॉपियाँ अंग्रेजी में भी तैयार होती हैं। तो वो इसकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि आशा है, ये आशा पंत जी को आप ही जैसे लोग से थी और हमारे जैसे लोग से, लेकिन हमसे ज़्यादा आप जैसे लोगों से। कहते हैं कि आशा है विश्वविद्यालय के उत्साही हिंदी प्रेमी छात्र, पब्लिक छात्रा कर लीजिए, उस समय उनके दिमाग में छात्र ही रहा होगा, क्योंकि छात्राएं तो लगभग नहीं थी, बहुत कम। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं थी, ऐसा नहीं है, देश हमारा बहुत जागा हुआ देश रहा है, तो कुछ थी। तो कहा कि छात्र जब तक हमारे वयोवृद्ध समालोचक, चेहरा याद कर लीजिए, द्विवेदी जी से लेकर शुक्ल जी का, बेचारे देव और बिहारी में कौन बड़ा है, इसके निर्णय के साथ उनके भावों का निपटारा करने तथा सहित शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है, सहित में कौन सा प्रत्यय होता है, सहित में गड़बड़ है, ऐसा कुछ होता है, जोड़कर सत साहित्य की सृष्टि करने में व्यस्त हैं, तब तक हिंदी में अंग्रेजी ढंग की समालोचना का प्रचार कर उसके पथ में प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। हम लोग अब काव्यम रसात्मकम वाक्यम रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम को अच्छी तरह समझ गए हैं, और अब हमें पता चल गया है कि काव्य किसे कहेंगे और रमणीय वाक्य क्या होता है या कविता क्या होती है। जो शास्त्रीय परिभाषाएं थी अब लगभग उसको हम छोड़ रहे हैं और अपने समय का एक नया ही काव्यशास्त्र डेवलप कर रहे हैं। इसी के साथ पंत जी अंत में इस भूमिका को समाप्त कर देते हैं। तो ये सिर्फ भूमिका नहीं थी, ये पूरे साहित्य की जो यात्रा है कविता की 1000 बरस की, उसकी आलोचना भी थी। ये ठीक उसी तरह की आलोचना थी जिस तरह से प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रिचर्ड्स ने द काओस ऑफ क्रिटिसिज्म पहला ही आर्टिकल लिखा, यानी कि आलोचना की अराजकता, और लगभग 5-6 पेज के उस आर्टिकल में
पूरे 2000 बरस की परंपरा को जैसे कि ध्वस्त करके रख दिया। पंत ने बहुत विस्तार के साथ लिखा है। ये तो 3 कक्षाओं में ख़त्म हुआ जल्दी जल्दी, नहीं तो कायदे से केवल इसी भूमिका को 50 दिन तक पढ़ाया जा सकता है और पढ़ा जा सकता है, मैंने 50 कक्षाओं में, अगर आप सच में इसके एक एक वाक्य को खोले तो बहुत कसावट है इसमें। हालांकि एक्सप्लेनेशन भी खूब है, खूब उसकी एनालिसिस की गई है। तो इसके साथ पंत की ये भूमिका खत्म हुई। छायावाद और छायावाद के संदर्भों को आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब क्या है कि सुमित्रानंदन पंत के बाद जिस आदमी ने छायावाद पर बातचीत शुरू की या जिसने छायावाद पर के मामले को बीच में ला करके खड़ा कर दिया, वो उस सज्जन का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मार्च 1926 के बाद, पल्लव के बाद, मई 1927 में सरस्वती पत्रिका में आजकल के हिंदी कवि और कविता इस नाम से एक लेख लिखा। आजकल के हिंदी कवि और कविता इस नाम से एक लेख लिखा, और उस लेख को लिखते हुए उन्होंने जो है छायावाद के बारे में जो कहा उसे नामवर जी ने अपनी किताब में कोट किया है। उन्होंने कहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी छायावाद पर विचार करते हुए इस निबंध में पता चलता है कि छायावाद और मिस्टिसिज्म पर्याय नहीं समझे जाते थे। आचार्य की समझ में नहीं आता था कि इन कविताओं को मिस्टिसिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित के त्रैभाषिक कोश के अनुसार मिस्टिक का अर्थ होता है गूढ़ार्थ या गुह या गुप्त या गोप्य या रहस्य, यानी कि जिसमें रहस्य छिपा हो उसे अंग्रेजी में मिस्टिक कहते हैं, या मिस्टिक का हिंदी तर्जुमा हुआ रहस्य या गुप्त, यानी कि जिस पर आवरण लगा हो, जिसे हम ना बूझ पाए, बूझा ना जा सके। तो द्विवेदी जी को ये लगा कि ये जो मिस्टिसिज्म है ये दरअसल इसी मिस्टिक से बना हुआ शब्द है। ऐसा मत जोड़िए कि उनका शब्द ज्ञान कमज़ोर था। अपने समय के सबसे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में वो शुमार थे, और एक पत्रिका ऐसी खड़ी कर दी कि जिसका जो कोई फिर उसका कोई ऑप्शन आज तक तैयार नहीं हो पाया। कभी जाइए और सरस्वती की फाइलें देखिए। आप में से कोई गया था मेरे साथ? नहीं गया था ना। हिंदी साहित्य सम्मेलन में मैं सेकेंड ईयर के बैच को ही लेके गया था, और मैंने वहाँ सरस्वती और चांद की बहुत सारी पत्रिकाएं दिखाई थी। 1900 के आसपास की पहला अंक दिखाया था। फिर कभी चलिएगा, या अपने पत्रकारिता वाले शिक्षक महोदय से कहिए कि ले चले आप लोगों को। इंडियन प्रेस जाइए, साहित्य सम्मेलन जाइए, भारतीय भवन पुस्तकालय जाइए। पत्रकारिता जो है केवल किताब के पन्नों में नहीं है, बाहर निकल करके देखिए कि छपती कैसी थी, कैसे काम होता था। इंडियन प्रेस जाएंगे केवल पंडित जी के यहाँ चाट और गोलगप्पा खाने, अरे सड़क लांग जाइए तो सामने इंडियन प्रेस है। कभी जाके देखिए कि क्या रुतबा था इस प्रेस का और क्या इसकी इमारत थी। यहीं से छपी थी गीतांजलि, इसको नोबेल प्राइज़ मिला था, और अंदर जाएंगे तब उसका वैभव दिखेगा। खैर, कहाँ से कहाँ चले गए। तो वो कहते हैं कि छायावाद से लोगों का क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आता। छायावाद से लोगों का क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की दी गई परिभाषा है, याद रखिएगा कि किसी कविता की छाया कहीं और जाकर के पड़े तो वैसी कविता को ही छायावादी कविता कहना चाहिए। द्विवेदी जी के सामने दिक्कतें थी। जैसे 2 दिक्कतें क्या थी। एक दिक्कत तो ये थी कि वो जो उनका जो एक जो सोशल
कॉन्टेक्स्ट था, पता नहीं ये शब्द सही है या नहीं, लेकिन जो उनके जो एक सामाजिक सरोकार थे जिसमें कि उन्होंने एक दायरा अपना तय कर रखा था कि चींटी से हाथी तक कविता होगी, लेकिन कविता का जो स्वरूप होगा वो सामाजिक होगा। तो जब ये छायावाद की जो वैयक्तिक भाव की कविता आई तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ तालमेल बिठा पाना आसान नहीं रह गया। दूसरी बात कि जो द्विवेदी युग का जो पूरा जो स्ट्रक्चर था और उस स्ट्रक्चर में जो भाषा थी, मैंने कंटेंट पहला वाला हो गया जो मैंने बताया आपसे कि वो उसके साथ व्यक्तिकता और उसके भावों के साथ तालमेल नहीं करा पाए क्योंकि सामाजिक जो संदर्भ थे वो ज़्यादा है। दूसरा ये था कि जो स्ट्रक्चर था द्विवेदी युग की कविताओं का या भारतेंदु के बाद जो थोड़ा बहुत पैटर्न बदला था, उस स्ट्रक्चर में कविताएं सीधे सीधे आती थी, विवरणात्मक आती थी। हालांकि ये भी नहीं कहूँगा कि पूरी विवरणात्मक थी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की ही कई ऐसी कविताएं हैं जो अल्टीमेट है। साकेत के कई अंश तो पोएटिक फैंसी में अच्छे से अच्छे कवि को धो करके रख सकता है, पर वो होने की वजह से ये जो छायावाद की जो लाक्षणिकता आई ना, ये जो लाक्षणिक शैली आई, कहन का जो नया ढंग आया, और कहन के ढंग में जो ये जो अप्रस्तुत और प्रस्तुत का जो संबंध है कि जो प्रस्तुत है यानी कि जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन जिसे कहते हैं इलियट, वो जिस ढंग से डेवलप हुआ, हो सकता है कि उसे वो उस समय समझ नहीं पाए, इसलिए उन्हें लगता था कि ये बुझौल किस्म की कविताएं हैं, पता नहीं इसका अर्थ क्या होता है, रामे जाने कविये जाने हम का जाने, वो वाला। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसका छायावादी कविता का जो संदर्भ है वो संदर्भ जो है क्या है। सुमित आ जाओ, बाहर खड़े हो, नहीं गए क्या तुम? आ जाओ बैठ जाओ कहीं जगह लेके, आ जाओ तुम भी। अक्षरा काहे डर रही हो, आ जाओ, है ना? अरे है तो आ जाओ। ये कुर्सी एक आगे है। तो मैं ये कह रहा था, बस इसको ख़त्म ही कर रहा हूँ, कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उसे समझ नहीं पा रहे थे। इसी के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक निबंध लिखा। साहित्य का इतिहास नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आया ही आया, लेकिन साहित्य के इतिहास में जो उन्होंने डाला छायावाद के बारे में, वो सारा का सारा क्या था? काव्य में रहस्यवाद जो निबंध था उनका। और ये निबंध कहाँ संकलित है? भाग एक की दो, दो की एक, एक की दो, बता रही। चिंतामणि के कितने भाग आपने देखे हैं? मतलब सूरत व शक्ल उनकी। बहुत गरीब हैं आप लोग, हैं? हम लोगों ने चिंतामणि के भाग देखे हैं भी, लेकिन दिखाएंगे नहीं। तो कहा दो दिखा देंगे, कल जब चर्चा करेंगे, कल तो मेरी क्लास ही नहीं है, नेक्स्ट वीक रहस्यवाद पर। तो इसमें विस्तार से उन्होंने लिखा, और इसमें लिखते हुए उन्होंने इस, चूँकि रहस्यवाद टाइटल ही था, तो मिस्टिसिज्म जो था वो पूरा का पूरा वो लेकर के आए। शुक्ल जी ने दो काम किए। जो यूरोपियन लिटरेचर का रोमेंटिसिज्म था वो तो था ही, क्योंकि शुक्ल जी इसको स्वच्छंदतावाद की धारा से देखते हैं। दूसरा जो बंगाल में जो चल रहा था या बंगला कविता में, क्योंकि ये भी ध्यान रखिए कि 13 के बाद जो एक बड़ी घटना घटी कविता के क्षेत्र में और आलोचना के क्षेत्र में, वो ये थी कि कवि और आलोचक टैगोर से बहुत ही अधिक मुतस्सिर हुए थे, इंस्पायर हुए थे। और गीतांजलि की कविताएं जैसे अगर आप प्रथम दृष्टया देखें तो आपको लगेगा कि बुझौल की तरह, या समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है। और तो वो जो मिस्टिसिज्म था, वो जो रहस्यवाद था, वो रहस्यवाद कविता में भी उतरा, और वो रहस्यवाद जो है कहाँ उतरा? वो रहस्यवाद छायावाद की व्याख्या या उसकी आलोचना में भी उतर करके आया।